हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी चैनल। दोस्तों, आज हमारा विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है पादपों में पोषण। पादपों का मतलब होता है पौधे, पेड़ पौधे, इनमें पोषण। पोषण से हमारे यहाँ पे मतलब होता है जैसे कि हम इंसानों को पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम भोजन खाते हैं, भोजन से हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो ये सब क्या है? पोषक हैं। जब हम इनको ग्रहण करते हैं तो हमारा क्या होता है? पोषण होता है। इसको हम बोलते हैं पोषण। ठीक इसी तरीके से पादपों में भी पोषण होता है, यानी कि पौधों में, पेड़ पौधों में भी पोषण होता है। तो पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है? क्योंकि हमें तो मालूम है कि इंसानों में तो पोषण भोजन ग्रहण करने से होता है। तो भोजन ग्रहण करता है, खाना खा लेता है, तो उसको जो भी आवश्यक, जो उसको पोषक तत्व है वो मिल जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि पादपों में पोषण कैसे होता है, पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ को हम जो है 2 पार्ट में समझेंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। और इसी के साथ साथ पाठ को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपको वो आसानी से उसका पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सीधी बात है, देखो सभी को मालूम है, जितने भी जीव हैं इस दुनिया में सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज ये भोजन के घटक हैं। मतलब भोजन के अंदर ये पाए जाते हैं, उसके घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज ये भोजन के घटक है, इन्हीं को पोषक कहते हैं। यानी भोजन जब हम खाते हैं तो उस भोजन के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं यही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, पादप मतलब पौधे, ये आप यहाँ पे समझ सकते हो। स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। पादप ही केवल एकमात्र जीव है जो स्वयं के लिए, खुद के लिए भोजन बना सकते हैं। अगर हम बात करें इंसानों की, वो ऐसा नहीं कर सकते। इंसान अपने लिए भोजन नहीं बना सकते। अब आप कहेंगे कि बना सकते हैं, कुकर में चावल बना लिए, कढ़ाई में सब्ज़ी बना ली, लेकिन ये अलग बात है, क्योंकि वो चावल, सब्ज़ी वो आई कहाँ से? वो एक्चुअल में पौधों से आई है। तो इंसान ने वो खुद नहीं बनाए हैं, केवल उसको बर्तन में पका लेना, वो भोजन बनाना नहीं होता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है साफ साफ कि पादप जो है एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने लिए स्वयं भोजन बना सकता है। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। देखिए, ये बात यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है कि मानव सहित अन्य कोई भी प्राणी है, मानव हो या और भी कोई भी प्राणी हो, वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। वह पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब कि वो पादपों से, यानी कि पौधों से, अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतु, जैसे कि गाय, भैंस और भी बहुत सारे जंतु हैं, भेड़, बकरी इत्यादि। तो उनसे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कुछ लोग मांस खाते हैं, मछली, मुर्गा, अंडे। तो ये जो है एक तरीके से पादपों पे निर्भर रहने वाले ही जीव होते हैं। उनके भरोसे ही या उनके आधार पर ही उन्हीं को हम मतलब खा लेते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बात आई है, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष। मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किस पे डिपेंड रहते हैं, किस पे निर्भर रहते हैं? पादपों पर। यानी कि इंसान है या और कोई भी प्राणी है, पौधों को छोड़ के, ये सभी लोग किस पे डिपेंड करते हैं या किस पे निर्भर रहते हैं? पादपों पर, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष और परोक्ष का मतलब देखें यहाँ पे क्या होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है
प्रत्यक्ष का मतलब होता है यहाँ पे डायरेक्टली, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली, इसको आप समझ लेना। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली इंसान या अन्य प्राणी पौधों पर निर्भर रहते हैं। डायरेक्टली का मतलब हो गया जैसे कि हम सीधे ही पौधों से प्राप्त कोई भोजन सामग्री, जैसे कि हम कह सकते हैं बैंगन, आलू, प्याज, मूली, लौकी, ये सब डायरेक्टली हम पौधों से ले रहे हैं। इसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष रूप से हम पौधों पर निर्भर हैं। अब हम बात करते हैं परोक्ष की। परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट पौधों से ना ले करके बीच में कोई चेन है जो पौधों का जो भोजन है हम तक पहुंचा रहा है, यानी कि इसको हमने बोल दिया परोक्ष रूप से। जैसे कि परोक्ष रूप से हो गया यहाँ पे गाय का दूध। इंसान गाय का दूध पीता है, लेकिन वास्तव में गाय का दूध कब आता है? जब गाय घास को खाती है। तो इस तरीके से गाय ने क्या किया? घास को खाया। घास को खाने के बाद गाय के शरीर के अंदर दूध बनता है, उस दूध को हम पी रहे हैं। यानी कि ये हमने डायरेक्ट पौधे से नहीं लिया, हमने गाय से लिया है। इसको बोल दिया हमने परोक्ष रूप से या इनडायरेक्टली। डायरेक्ट हम पौधों के पास नहीं गए, लेकिन हमने गाय से वो भोजन ले लिया है जो कि पौधे से ही उसको मिला है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे ये बात। तो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पादपों में पोषण की विधि। यानी पादपों को पोषण कैसे मिलता है, मतलब वो हमारे लिए जो भोजन बनाते हैं, तो एक्चुअल में उनको भोजन कहाँ से मिलता है या उनको पोषण कहाँ से मिलता है? केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा जीव नहीं है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज से अपना भोजन बना सकता है। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, ये आसानी से उनको मिल जाता है पौधों को। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या आपका जल हो गया, खनिज, ये उनके परिवेश में उनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन में पोषक पदार्थ होते हैं, वो हमारी शारीरिक संरचना की वृद्धि करते हैं। हमारे जो शरीर की जो कोशिकाएँ हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए, मतलब जो टूट फूट गई हैं, उनकी मरम्मत करने का काम वो भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वही करते हैं। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए भी हमें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रम का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि इंसान रोज़ बोलता है, देखता है, चलता है, फिरता है, खेलता है, बोलता है, तो ये सब हमारे जैव प्रक्रम हो गए। सांस लेता है, ठीक है, ये सब जैव प्रक्रम होते हैं। तो इन जैव प्रक्रमों के लिए भी भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो हमें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि भोजन के जो पोषक तत्व होगा क्या काम होता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। देखो, पोषण जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन के अंदर से जो पोषक तत्व हमारे शरीर में उपयोग हो जाते हैं, उस विधि को हम बोलते हैं पोषण। यानी कि अगर हमने खाना खाया है और उसके जो पोषक तत्व हमें मिले हैं, तो एक तरीके से हमारे शरीर का क्या हो गया है? पोषण हो गया है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। देखो, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उसको बोलते हैं स्वपोषण। इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। यानी कि अपना भोजन तो स्वयं कौन बना पाते हैं? पादप यानी पौधे, तो उनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, यानी कि वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। देखो, यहाँ पे दो चीज़ें आई है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी, जैसे कि पेड़ पौधे उसके अंदर आते हैं। दूसरा, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो कि पादपों पर निर्भर करते हैं, उसको बोलते हैं विषमपोषी। जो पेड़ पौधों पर जीवित रहते हैं या जंतुओं पर जीवित रहते हैं, उनको बोलते हैं विषमपोषी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं, जहाँ से खाना बन रहा है, जिससे वो भोजन हमारे तक पहुँच रहा है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? जो भोजन होता है, क्या पेड़ पौधे के
हर भाग में वो बनता है, निर्मित होता है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसका आंसर हमें इस पाठ को पढ़ते पढ़ते, चैप्टर को पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो चलिए इसको जानते हैं। देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण, ये जो यहाँ पे नाम आया है प्रकाश संश्लेषण, शायद आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। ये आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, इन क्लास में। सातवीं का तो ये है ही, तो आपने पहले इसको पढ़ रखा है प्रकाश संश्लेषण। तो उसी के बारे में यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है, यानी कि पादपों के अंदर भोजन बनाने का प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण ही है। यानी कि हमने ये भी पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें पौधे सूरज की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो वही ये पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आ भी सकता है, इसको वैसे ध्यान रखना। पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ, जैसे हमारे घर में खाना बनाने के लिए किचन होता है, वहाँ पे जाके हम खाना वाना बनाते हैं, इसी तरीके से पादपों में जो खाना बनता है, जो फैक्ट्रियाँ हैं खाना बनाने की, वो एक्चुअल में उनकी क्या है? पत्तियाँ। ये आपको याद रखना है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। तो जितने भी कच्चे पदार्थ होंगे जो आवश्यक हैं भोजन बनाने के लिए, पौधे के लिए, वो सारे कहाँ जाने चाहिए? उसकी पत्तियों तक पहुँचने बहुत ज़रूरी हैं। मृदा मतलब मिट्टी। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज, देखो मिट्टी के अंदर पानी भी होता है और खनिज ये भी होते हैं। जड़, यानी जड़ को हम मूल भी कहते हैं, मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। देखो मिट्टी के अंदर क्या होता है? जल होता है, खनिज लवण होते हैं, ये जड़ों द्वारा, पौधे की जड़ों द्वारा, क्योंकि पौधे की जड़ें मिट्टी में अक्सर होती हैं, तो पौधों की जड़ें द्वारा ही पौधे तक जाते हैं, पहुंच पाते हैं, तथा तने के माध्यम से होकर पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, पत्तियों तक पहुंच जाते हैं आसानी से। और हमारा मेन मकसद ये था कि हम जो ये कच्चा पदार्थ जो है, जो ये भोजन के लिए जो कच्ची सामग्री है, उन्हें पत्तियों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। देखो दोस्तों, पत्तियों में क्या होता है? सूक्ष्म रंध्र होते हैं, जो आपने पहले ही पढ़ा होगा, जिसको हम स्टोमेटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गैसों का आदान प्रदान इन पत्तियों द्वारा ही होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पत्ती सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कोशिकाएं। ये एक कोशिका का आरेख है, आपने देखा होगा। देखो दोस्तों, ये पुराना मतलब पिछली क्लास का टॉपिक है कोशिकाएं। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, कोशिका होती क्या है? वैसे कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है, यानी जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। जैसे कि एक मकान को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, छोटी छोटी ईंटों से पूरा मकान बनता है। ऐसे ही इंसानों का जो शरीर होता है, हड्डी हो उसके अंदर, चाहे मांस हो, हमारे बाकी जो अंग हैं, तो वो सभी एक एक कोशिकाओं से मिलकर ही बनते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं दोस्तों जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं, सिर्फ एक कोशिका उनके अंदर होती है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ तुम्हें।
आप सभी को। जैसे कि आपका अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। और भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो सब एक कोशिकीय ही होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना से घिरी होती है, जिससे कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखो, कोशिका के बाहर एक कवर, जिसको हम बोलते हैं एक आवरण होता है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, उससे वो घिरी रहती है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। उसमें देख सकते हैं आप, केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है, ये दिख रही है आपको गोला गोला सभी में, सेंटर बीच में, ये इसको हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है। ये चारों ओर इसमें जेली के समान एक पदार्थ है, इससे घिरा हुआ है, जिससे कोशिका द्रव्य कहते हैं, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है दोस्तों, बाकी तो इस चित्र में आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे सारा बताया हुआ है, क्या केंद्रक है, क्या कोशिका द्रव्य है, क्या कोशिका झिल्ली है, तो ये पूरा है। और अभी मैंने एक बात आपको बताई थी, एक कोशिका वाले जीव जो केवल एक कोशिका से बने हुए होते हैं, जिसमें कि कई सारे बैक्टीरिया भी हैं, वायरस भी हैं। लेकिन हम बात करते हैं इंसानों की या बाकी जीवों की। इंसान जो है वो असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, मतलब करोड़ों कोशिकाओं से बना होता है हमारा शरीर। छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, उससे हमारा शरीर मिलके बना होता है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। देखो रंध्र, यहाँ पे रंध्र बताया गया है, जो मैं नहीं बताया था, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये जो रंध्र होते हैं वो द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, जो उसको रंध्र को खुलने और बंद होने में मदद करते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। देखो, जो जल और खनिज होता है वो वाहिकाएं होती है पौधे में, उसके द्वारा वो पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, जैसे पाइप होते हैं ना, पाइप के समान उसमें लगी हुई होती है पौधे में, पाइप जैसी, उनके द्वारा ही वो पत्तियों तक जाती है। जो जल और खनिज है वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक जाते हैं, तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। तो ये जो वाहिकाएं हैं, जड़ में, तना, शाखाओं तक, पत्तियों तक, हर जगह तक फैली हुई होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। अब जो पोषकों को अगर पत्तियों तक पहुंचाना है, उसके लिए ये वाहिका एक रास्ता बना लेती है, ताकि ये पोषक जो है पत्तियों तक पहुंच जाए। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। इसके आगे का जो है आप 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं दोस्तों, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। देखो, जो अधिकतर पत्तियां आपको हरी दिखाई देती हैं, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, मतलब हरा ग्रीन कलर का डाई होता है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखाई देती है, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, इसकी वजह से पत्तियां हरी दिखाई देती है। इसी के साथ साथ इसका एक काम और है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश यानी कि ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। देखो दोस्तों, क्लोरोफिल का मेन काम होता है जो सूरज से आने वाली जो रोशनी है उसको वो एब्जॉर्व करता है, मतलब संग्रहण, इकट्ठा करता है उसको। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में किया जाता है। अब जो ये ऊर्जा इकट्ठी हुई है पत्तियों में सूरज से आने वाली, इसका जो उपयोग है जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य बनाने यानी भोजन बनाने में किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, क्योंकि जो खाद्य का बनना, जो भोजन का बनना, ये सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसीलिए इस विधि को या इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बना पाता है कोई भी पौधा। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। अद्वितीय प्रक्रम है मतलब बिल्कुल अलग है, ये ऐसा प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा
सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। मतलब सूरज की जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा इसको हम बोलते हैं, पत्तियों द्वारा वो इकट्ठी कर ली जाती है और पादप में यानी कि पौधे के अंदर वो खाद्य के रूप में संचित हो जाती है, मतलब भोजन उससे बनाया जाता है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। मतलब सभी जितने भी जीव है सभी को एक तरीके से सूर्य की ऊर्जा चाहिए होती है, कि जब तो सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलेगी तो पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो दोस्तों मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनकी ऊर्जा का जो स्रोत है वो एकमात्र सूर्य है, क्योंकि जब तक सूर्य की ऊर्जा नहीं होगी तब तक पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जब पेड़ पौधे ही अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो इंसान क्या खाएगा, मानव या बाकी अन्य जीव क्या खाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं तो जो भोजन खाने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, तो वो ऊर्जा एक्चुअल में वास्तव में हमें सूरज से ही मिलती है, जो कि पौधों में जाती है और पौधों से भोजन बनता है और वह भोजन फिर इंसान खाता है। मतलब कि सूरज की जो ऊर्जा होती है एक तरीके से हमें मालूम है ये स्थानांतरित होती रहती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। दोस्तों ये यहाँ पे एक प्रश्न है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो इंसान और बाकी जीव जंतु क्या खाएंगे, यानी कि उनको भी ऊर्जा नहीं मिलेगी और वो सब भी नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसका उत्तर सीधा सीधा है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। वही बात आ गई है, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी जीव है सभी का अस्तित्व जो है पादपों पर ही निर्भर है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। देखिए एक बात और है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पादप क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण कर लेते हैं, साथ ही वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो कि इंसानों के लिए ज़रूरत है, हमारे लिए आवश्यक है, बाकी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। सीधी बात है बिल्कुल, पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की जो क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है वो सूर्य की उपस्थिति में, मतलब सूरज की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती है और जल का यूज़ करती है सूर्य की उपस्थिति में, और क्या बना देती है, कार्बोहाइड्रेट। इसकी एक समीकरण है जो आप नीचे देख सकते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूरज का प्रकाश है, क्लोरोफिल भी है, इनकी उपस्थिति में क्या बनता है, देखो कार्बोहाइड्रेट, और साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। ये हमें मालूम ही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, जैसे कि आप समीकरण में देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, जैसे कि हम समीकरण में देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। देखो जो इस प्रक्रम में कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट जो बनता है ये एक्चुअल में पत्तियों में मंड बोल दो या स्टार्च बोल दो इंग्लिश में, मंड के रूप में पत्तियों में ही इकट्ठी हो जाती है ये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए आप कुछ चित्र, ये है देखो पत्ती, ठीक है, इसको आप देख पा रहे हैं, पत्ती है। इसको यहाँ पे थोड़ा
यहाँ से ये देखो, इसको जूम करके दिखाया है, जूम करके इसमें दिखाया है। ये है देखो रंध्र, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। यहाँ से ही पत्तियाँ जो है सांस लेते हैं एक तरीके से, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन बाहर जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी चित्र में सब कुछ बताया हुआ है। क्या है द्वार कोशिका, रंध्र द्वार कहाँ पर है। रंध्र का मतलब जो छिद्र होते हैं पत्तियों में। द्वार कोशिकाएँ क्या हैं, साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे द्वार कोशिकाएँ हैं, यहाँ पे निशान से ये देखिए, यहाँ पे ये द्वार कोशिका ऐसे बने हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे, देखो और भी ज़्यादा उसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। क्लोरोफिल दिखाया गया है, देखो पत्तियों में देखो क्लोरोफिल इस तरीके से ये दिख रहे होंगे आपको, इस तरह होते हैं। और ये देखो द्वार कोशिका यहाँ पर, और ये रंध्र है, ये पूरा क्या है रंध्र है, ये दिखाया गया है। अब आगे बात करें दोस्तों, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। जब पत्ती में स्टार्च उत्पन्न हो जाता है, संश्लेषित हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो ये प्रक्रम है संपन्न हो जाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है ये भी। यहाँ पे हम बात करते हैं, चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण को दर्शाता है। इसमें पत्तियाँ दिखा रखी हैं, क्लोरोफिल, सूरज से आने वाली रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल खनिज, तो इनकी उपस्थिति में भोजन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉरी, अब हम बात करते हैं आगे इसमें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पत्तियाँ होंगी केवल उसी से प्रकाश संश्लेषण होगा, यहाँ पे उसके और भाग भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका हरे तने, हरी शाखाओं, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। मरुस्थलीय पादपों में, जैसे मरुस्थल में जो रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं, मरुस्थल जहाँ पे रेत होती है, मरुस्थलीय वहाँ पे जो पादप होते हैं, वहाँ के जो पौधे होते हैं उस इलाके में जो उगते हैं, उनमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल अक्षय को कम करने के लिए पत्तियाँ शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। मतलब कि वाष्पोत्सर्जन, देखो यहाँ पे आपने बच्चे इसको पढ़ा होगा पहले दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन एक वह प्रक्रम है जिसमें पत्तियों द्वारा जो अतिरिक्त जो पानी होता है, एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं, जो पानी बचा होता है पौधे के पास, वो उसको पत्तियों द्वारा वाष्पित कर देती है, मतलब निकाल देती है, और वो पानी भाप बन के वायुमंडल में चला जाता है। उस क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो मरुस्थलीय जो इलाका होता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होगा ये वाष्पोत्सर्जन। तो उसको कम करने के लिए जो वहाँ जो पत्तियाँ होती हैं वो या तो शल्क या शूल रूपी बन जाती है, मतलब कंटीली कांटे जैसी वो पत्तियाँ बन जाती है, कांटा बन जाती है एक तरीके से। पत्तियाँ जो होती है कांटों का रूप धारण कर लेती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो वहाँ पे जो पादपों के तने होते हैं वो हरे होते हैं, उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे आप तालाब के किनारे या जहाँ पे नल होता है वहाँ पे आपने काई देखी होगी, हरी हरी हरी, जो उस पे इंसान फिसल भी जाता है कभी कभी, काई। तो वो तालाब के किनारे आपको मिल जाती है, गीली दीवारों पर भी मिल जाती है। तो तालाब पर जो ठहरा हुआ जो पानी है उसके ऊपर भी आपको हरी हरी काई देखने के लिए मिलती है। ये काई एक तरीके से शैवाल है, इनको शैवाल बोलते हैं। ये भी हरे होते हैं। ये भी एक तरीके के छोटे पौधे ही होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, विभिन्न रंग की पत्तियाँ होती है। देखो ये देखो अलग अलग कलर की पत्तियाँ हैं, ये अलग रंग की है, हरी भी है, कुछ पीली भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन
का रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरी दिखाई देती है, सीधी बात है। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि वो भी हरा होता है। तो अब आगे देखते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। पादपों में हाइड्रेट के अलावा और भी खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण, उसके बारे में है। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, उनसे बनता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, यानी कि इनका उपयोग अन्य जो भोजन है उनको बनाने के लिए होता है पौधों के लिए। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है प्रोटीन, ये नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, अब ये बात करते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन वो कहाँ से आता है पादपों में? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर हमें मालूम है कि 78% नाइट्रोजन ही पाया जाता है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते, डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते पेड़ पौधे। तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। देखो दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है और पौधों को नाइट्रोजन भी चाहिए, लेकिन पौधे डायरेक्टली वो नाइट्रोजन नहीं ग्रहण कर सकते। तो इसके लिए विशेष प्रकार के कुछ जीवाणु होते हैं जो इस गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसको मृदा यानी कि मिट्टी आसानी से ले सकती है, फिर आसानी से उसको ग्रहण कर सकती है, और यह फिर मिट्टी द्वारा पौधों में चला जाता है। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, मतलब पादपों द्वारा जल के साथ चले जाते हैं, ठीक है। जल के साथ मिट्टी में अवशोषित और मिट्टी से पादपों में अवशोषित हो जाता है। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक आया है उर्वरक, एक आया है खाद। ये दो चीज़ें क्या हैं? उर्वरक और खाद। उर्वरक का मतलब होता है दोस्तों जो केमिकली जो खाद बनाया जाता है, जो केमिकली जो होता है ना, फर्टिलाइज़र जिनको हम बोलते हैं, वो भी खाद के जैसे होते हैं, लेकिन वो केमिकली होता है, केमिकल से बनाया जाता है। लेकिन जो खाद ये होती है ये अपशिष्ट से बनती है, प्राकृतिक जो अपशिष्ट होते हैं उनसे, यानी कि ये केमिकली नहीं होता है, तो ये ज़्यादा अच्छी रहती है खाद। तो हम बात करते हैं इससे आगे की कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। तो जब किसान अपने खेतों में खाद डालता है तो उस खाद के अंदर नाइट्रोजनी पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। तो नाइट्रोजन तो पूरा हो जाता है, पौधों के लिए मिल जाता है, खाद में भी मिल जाता है, वैसे मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद भी फिर पादप के जो अन्य संघटक है जैसे कि प्रोटीन और वसा का संश्लेषण कर लेता है पादप, मतलब बाकी जो चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट तो बना ही लिया, अभी हमने समीकरण देखी जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनाया था पौधों ने। प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसके साथ ही वो प्रोटीन भी बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसके साथ, वो प्रोटीन भी बना लेते हैं, वसा ही बना लेते हैं, और बाकी जितने भी खाद्य के अन्य संघटक हैं वो सारे पौधे फिर बना पाते हैं। अब हम बात करते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, और हमें मालूम है कि क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है भोजन बनाने के लिए, पौधों के लिए। तो जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं, मतलब वो भी दूसरे पौधों पर निर्भर रहेंगे क्योंकि वो खुद तो भोजन बना नहीं सकते। तो वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं, यानी कि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे बाकी पादपों पर निर्भर करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए।
क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? पहले हम चित्र को देखते हैं 1.5 को। बिल्कुल ये है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर एक पेड़ है, अब दिखाई दिया होगा। ये देखिए, परपोषी पादप पर अमर बेल, ये एक पेड़ है, इस पर हमें एक बेल दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बेल है, इस पर लिपटी हुई है। अब हम इसको देखते हैं। तो जैसे कि हमने चित्र देख लिया, उसमें एक बेल हमें दिखाई दी रस्सी नुमा पीले रंग की। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि देखो वैसे भी वो पीले रंग की है और ये अमर बेल है। जैसे कि हमने बताया, उसमें देखा भी, ये अमर बेल है, अमर बेल का पादप है जो उस पेड़ पर लिपटा हुआ है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब जिस पर ये लिपट चुका है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। तो जिस पर ये आरोहित हुआ है, मतलब जिस पर लिपट गया है, उस पादप को क्या बोलेंगे हम? परपोषी। तो इस अमरबेल के लिए वह पादप क्या है? परपोषी, क्योंकि यह उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अब चूँकि ये उस पेड़ के लिए एक तरीके से हानिकारक है, मतलब उसके जो अमूल्य पोषक है उसको वो वंचित कर रहा है, मतलब अमूल्य पोषक उससे खींच रहा है, उस पौधे से या उस पेड़ से वो उसके जो पोषक तत्व है वो खींच रहा है और अपना पेट भर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया? अमरबेल एक परजीवी हो गया। अमरबेल क्या है? एक परजीवी है, और जिस पर से ये भोजन प्राप्त कर रहा है उसको क्या बोलते हैं दोस्त? परपोषी। जिस पर ये लिपटा हुआ है उसको बोलते हैं परपोषी। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये बिना क्लोरोफिल वाले जो पौधे होते हैं वो इस तरीके से अपना भोजन अन्य पौधों पर लिपट करके या अन्य माध्यमों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से इस अमरबेल ने, जो कि एक परजीवी का काम कर रहा है, इस पेड़ पर लिपट करके इसके पोषक तत्व ये खुद ग्रहण कर रहा है, क्योंकि ये खुद तो अपना भोजन बना नहीं सकता है। इस पेड़ ने जो भोजन बनाया है उसका भोजन ये खुद ग्रहण कर रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? सही है, एक तरीके से देखा जाए तो हम भी एक तरीके से परजीवी के तरह हैं, लेकिन वास्तव में क्या है वो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाता है। देखो, आपने ऐसे पौधों का नाम सुना होगा जो अन्य जंतुओं का भक्षण करते हैं, मतलब उनको मार देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कीट भक्षी पौधे। ऐसे पौधे वो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ये काफ़ी अद्भुत है। ऐसे पौधे हरे या अन्य रंग, किसी भी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखते पहले तो 1.6 के पादप को कहाँ पर है? ये रहा। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये घटपर्णी पौधा है जिसको हम पिचर प्लांट भी कहते हैं, घड़े के जैसा। और ऊपर देखें यहाँ पे एक ढक्कन जैसा है, ये देखिए, ये ऊपर ढक्कन जैसा है ये, और ये प्लांट है। ठीक है, ये देखिए ढक्कन है इसका, ये ढक्कन है यहाँ पर, ये ढक्कन, और ये मटके के जैसा है, देखो एक, है ना। तो अब देखते हैं, इसको समझते हैं। तो हमने देखा ये एक घड़े के समान दिखाई देने वाला एक पौधा है। पत्ते का शीर्ष जो भाग घड़े का ढक्कन जैसा होता है, जो हमने देख लिया। इसमें घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। जो ये घड़ा सा बना हुआ है इसके अंदर बहुत सारे रोम होते हैं, मतलब कि बाल जैसे रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढले रहते हैं, मतलब ऊपर से इस तरीके से इसके अंदर जो है ऐसे ऐसे रोम होते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ढल रहे हैं, ऐसे करके। ठीक है, अर्थात अधोमुखी होता है, मतलब ऊपर से नीचे। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। तो जब भी कोई कीट इस घड़े के अंदर आता है और वो इन रोमों, ये जो बाल से होते हैं इसके अंदर, उसमें फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। घड़े के अंदर फिर पाचक रस होते हैं। इस कीट भक्षी जो पौधा है इसके अंदर कुछ पाचक रस भी होते हैं। जब वो कीट उसके अंदर गिर जाता है और वो पाचक रस होते हैं उस कीट को पचा लेते हैं। कीटों का भक्षण
करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ठीक है, जो पादप कीटों का भक्षण करते हैं उनको कीटभक्षी बोलते हैं। ये कीटों को नष्ट कर देते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप भी इस प्रकार का एक पौधा होता है। तथा आपका ये हो गया सनड्यू कीटभक्षी पादपों के अन्य उदाहरण हैं, तो ये आप देख सकते हैं। क्या है संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है? देखिए दोस्तों, जो पौधे इस तरीके से बाकी अन्य कीटों को खा रहे हैं उसका रीज़न ये होता है कि इनको चाहिए होता है नाइट्रोजन। इन पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है और वह नाइट्रोजन की कमी ये पूरी करते हैं कीटों को खाकर। कीटों को पचाते हैं तो इनको नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हमारा जो अगला जो इसमें सेकंड जिसका मैं पार्ट बनाऊंगा वीडियो का, तो उसमें हम आगे सारा पढ़ेंगे, यहाँ से मृतजीवी से लेके पूरा जो बुक है, ये चैप्टर है सॉरी, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मात्र इसमें आपका 2 पेज और रह गए, 2 पेज और रह गए लगभग। तो अगली वीडियो तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं जल्दी वो वीडियो डाल दूँगा ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बता देना कमेंट करके, मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको भी दबा के सारी जो नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन उसकी ऑन कर देना, ताकि अब मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको डीपली उसको समझाने का, जितना पॉसिबल होगा डीपली मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की आसान भाषा में। तो दोस्तों जो है, आपको वीडियो कैसी लगी या आपको सुझाव देना चाहते तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।